नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम आपको देंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे, क्या कुछ रहा है पॉलिटिकल प्रोफाइल सीपी राधाकृष्णन का, और वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये अभी की ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं और इसके बारे में हम आपको न्यूज नाइट में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर सियासत ना करें। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे, समझाएंगे इसका एक एक पॉइंट और इस पर विशेष चर्चा भी होगी। साथ ही साथ पीएम मोदी ने दिल्ली को विकास की नई रफ्तार दी है। दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और इसके साथ ही पीएम का विपक्ष पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा सिर पर संविधान रखकर नाचने वालों ने संविधान को कुचला है। दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से। तो बात ही साथ होगी दिल्ली में किस तरह से ये जो फैसला आया है पूरा, इस बारे में तो बात होगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से जुड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं राधाकृष्णन। चुनाव आयोग का एसआईआर के विरोध और वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब। कहा जनता को गुमराह करने का किया जा रहा है असफल प्रयास। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर हो रही है राजनीति। पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा सिर पर संविधान रखकर नाचने वालों ने संविधान को कुचला। नकारात्मक राजनीति से दिल्ली को मिली मुक्ति। दिल्ली एनसीआर के लिए 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। किश्तवाड़ के बाढ़ प्रभावित चशोती गांव में राहत और बचाव अभियान जारी। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्से पानी पानी। व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर सोमवार को होगी महाबैठक। जेलेंस्की के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य शीर्ष यूरोपीय नेता। शांति समझौते को लेकर होगी अहम चर्चा। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनके नाम की घोषणा की है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। तो भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले ही एनडीए के दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए अधिकृत कर दिया था और आज संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है महाराष्ट्र के। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से समझना चाहिए इस नाम को, कैसे आकलन करेंगे? और सभी को इस बात का इंतजार था कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से आखिर कौन होता है उम्मीदवार। निखिल, देखिए, जो कयासबाजी थी, अक्सर हमने देखा है कि कयासबाजी गलत होती है। इस बार भी वही हुआ है। लेकिन एक बात, जिस बात की चर्चा थी कि तमाम राज्यपाल जब दिल्ली मिलने आते थे तो उनके नामों की चर्चा हो जाती थी।
तो इस वक्त जो ऐलान हुआ है सीपी राधाकृष्णन का, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल एक तरह से देखें जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो होंगे, ये बात तो सही है। लेकिन जो नाम चर्चा में चल रहे थे वो नाम नहीं है, नाम सीपी राधाकृष्णन का है, तमिलनाडु से आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि दक्षिण भारत से अगला जो उपराष्ट्रपति है वो होने जा रहा है। चूँकि एनडीए को हम जानते हैं कि बहुमत हासिल है। आज जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि तमाम बाकी दलों से भी बातचीत की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि सर्वसम्मति से वो एक तरह से उम्मीदवार हों और उपराष्ट्रपति चुने जाएं। लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले हमने जो देखा है, जो पिछले 2 चुनाव में अगर आप देखें तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के साथ साथ विरोधी दलों की तरफ से भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया था। हालांकि बड़ी जीत उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार को हासिल हुई थी। तो अब जो सबसे जो कयासबाजी थी वो खत्म हो गई है। जब से संसदीय बोर्ड की बैठक का ऐलान हुआ था कि आज संसदीय बोर्ड की बीजेपी की बैठक होने जा रही है वीपी उम्मीदवारी पर, तभी से कयासबाजी का दौर चल रहा था। तो अब ये बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है कि संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है सीपी राधाकृष्णन को, जिनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 40 वर्ष से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहे हैं, सांसद रहे हैं, तमिलनाडु की राजनीति से आते हैं। इससे पहले आप देखें तो महाराष्ट्र के गवर्नर से पहले भी वो राज्यपाल का पद संभाल चुके हैं। तो एक लंबा अनुभव भी रहा है। नारियल बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम विदेश यात्राएं की है, उनकी अगुवाई में कई प्रतिनिधिमंडल गया है और कई एक तरह से कहें संसदीय समिति के भी हिस्सा रहे हैं। तो एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, सांसद के तौर पर अनुभव रहा है, राज्यपाल के तौर पर अनुभव रहा है और सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी देखें तो बहुत उल्लेखनीय सफलताएं उनके नाम पर दर्ज है। तो उनके नाम के चयन के साथ ही एनडीए ने एक स्पष्ट संकेत बीजेपी ने दिया है कि दक्षिण भारत एक तरह से देखें तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन आते हैं, तो वो एक संकेत तो है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि डीएमके की रणनीति क्या होगी, डीएमके क्या फैसला लेगा, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि तमिलनाडु से आने वाले जो सीपी राधाकृष्णन है उनका विरोध करें। तो ऐसे में उनकी रणनीति क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब पर्दा हट चुका है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जिस तरह से उनके नाम का ऐलान जी, जिस तरह से अभी जेपी नड्डा ने कहा कि अन्य दलों को भी इस पर सेम पेज पर लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मतदान जिन लोगों को करना है, थोड़ा उसका गुणागणित भी बताइए। एनडीए कितनी सहज स्थिति में है सीपी राधाकृष्णन को जिताने में? ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब देखिए, हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है उसमें मतदाता के तौर पर लोकसभा के जो सांसद हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं और साथ ही साथ जो मनोनीत राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी मतदान का अधिकार होता है। तो मौजूदा जो गणित हम जानते हैं कि लोकसभा में आप देखें स्पष्ट बहुमत एनडीए को हासिल है, राज्यसभा में भी अगर आप देखें तो बीजेपी अपने दम पर 100 से ऊपर है और एनडीए के साथ आगे हो जाती है। तो अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए के सदस्यों की संख्या मिलाकर देखें तो जो कुल जो मत पड़ते हैं उससे आधे से अधिक यानी सामान्य बहुमत से ये जीत होती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा संख्या एनडीए के पास है। तो ऐसे में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि एनडीए का उम्मीदवार ही जीतेगा अगर सर्वसम्मत नहीं बनती है। तो उस लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि चुनाव के बाद सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं को अपॉइंट किया जाएगा। हम जानते हैं कि पहले ही बीजेपी के 2 प्रमुख नेताओं से ये कहा गया था, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो विपक्ष के नेताओं से, उनके फ्लोर लीडर से बातचीत करें। लेकिन जो रुख है इंडी गठबंधन का वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था जो पिछले चुनाव हैं उसमें विरोधी जो गठबंधन है या दल है उनके तरफ से भी उम्मीदवार आए थे। अब चुनौती होगी डीएमके के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि इस तरह की एक स्थिति में एक बार टीएमसी के लिए एक संकट आया था। तो अब डीएमके क्या फैसला करेगा, क्या वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहेगा या फिर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि उपराष्ट्रपति पद पर बिल्कुल सियासत आगे देखी जाएगी। बहुत सारा जो प्रश्न है, बहुत सारे वो भविष्य के गर्भ में है। देखना होगा कि किस तरह से ये सारी स्थिति आगे चलती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और इसके साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर
ये राज्यपाल बनाए गए। 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही साथ 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था। तो 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। जेपी नड्डा ने अभी बताया कि 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव नियुक्त किए गए राधाकृष्णन। 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके साथ ही साथ 1999 में वे दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए। 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 1999 में, जैसा कि बताया कि 1998 और 1999 2 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। टीबी उन्मूलन को लेकर के विशेष कार्य किया है, झारखंड में भी किया है, महाराष्ट्र में भी वो इस तरह का अभियान चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत लंबा सामाजिक अनुभव भी रहा है, समाज कार्यों का अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है 40 वर्ष से अधिक समय का। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से जो समीकरण है उस तरह से देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी चुनाव आयोग के का राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. हेलो, मनोज जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आपकी एडल्ट वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास। अब जो किसी भी वक्त आपकी फैमिली में आपकी वाइफ और बच्चों के पास पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो 50,000 रुपए आपको अभी ट्रांसफर कर दें। अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें www.cybercrime.gov.in। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों पर करारा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और विपक्षी दलों के एक आरोप का करारा जवाब दिया।
चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग का करारा जवाब, वोट चोरी जैसे शब्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश। 7 दिन में हलफनामा दें या देश से मांगे माफी। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह है खड़ा। बिहार में 22 साल पहले जुलाई में हुआ था SIR। भारतीय निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के विरोध और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों पर विस्तार से जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के मतदाता सूची में त्रुटियों और दोहरे मतदान के आरोप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता द्वारा उम्मीदवार चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती तो वोट चोरी जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो सभी निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे के सबूत हैं तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देने होंगे, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को SDM के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। आयोग ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वह देश के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार चुनाव संपन्न हो जाएंगे। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल क्या कुछ आरोप थे राहुल गांधी के सीधे सीधे, विपक्षी दलों के, कांग्रेस के, और क्या कुछ आज जवाब दिया चुनाव आयुक्त ने। ज्ञानेश कुमार लगातार उन्होंने एक जो आरोप थे उसका उन्होंने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा, जो आरोप थे उसकी बात करें तो एक ही विधानसभा में अचानक से वोट कैसे बढ़ गए, ये पूछना था राहुल गांधी का। एक PPT उन्होंने चलाई थी और बताया था कि एक विधानसभा में अचानक से वोट बढ़ गए, और इसका जो जवाब दिया वो ये कहा कि PPT प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है और इसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। हर बूथ पर राजनीतिक दल के BLA को मतदाता ड्राफ्ट सूची जो है वो सौंप दी जाती है। तो आखिर, और इसके साथ ही साथ जो प्रत्याशी है विधानसभा की सूची उनको भी सौंप दी जाती है। और तब उस समय जब ड्राफ्ट सूची सौंपी गई थी तब यह सवाल क्यों नहीं उठाया था? चुनाव जीतने या हारने के बाद अगर इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है तो उस सवाल पर ही सवाल उठेंगे, साफ तौर पर उन्होंने कहा। इसके साथ ही साथ सवाल आया, जो आरोप था कि चुनाव आयोग BJP के साथ मिलीभगत कर रहा है, इसका भी
आरोप का जवाब दिया, कहा हमारे लिए ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है, हमारे लिए सब समकक्ष है। यह कहा चुनाव आयुक्त ने, सभी राजनीतिक दल हमारे लिए बराबर हैं और इस तरह का आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है। आरोप लगाया था कि आयोग वोट चोरी कर रहा है। वोट चोरी का आरोप जो है वो सबसे ज्यादा गंभीर था। कहा आयोग वोट चोरी कर रहा है। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया और इसका आरोप दिया कि अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो यह ठीक नहीं है। जनता को गुमराह किया जा रहा है वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, तो यह लोकतंत्र का अपमान है, यह जनता का अपमान है। कुछ राजनीतिक दलों ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये दरअसल सबूत मांगने पर उसका जवाब नहीं मिला है। और साथ ही साथ ये जब कहा गया कि हलफनामा दे दें तो उस पर भी पीछे हट गए, अभी तक कोई उस पर भी जवाब नहीं मिला है। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। इसके साथ ही साथ फिर ये आरोप लगाए गए कि एसआईआर के जरिए मतदाता अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप लगाया था राहुल गांधी ने और विपक्षी दलों ने। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब आया, हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता से हर मतदाता के साथ में, उन्होंने कहा कि सभी वोटरों, गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा सभी धर्मों वर्गों के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इसके साथ ही साथ फिर जो अगला आरोप था उसकी बात करें कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी बार बार इस बात को चिल्लाकर कहते थे कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने आज उसका भी जवाब दिया। कहा जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्तियां समय पर क्यों नहीं जमा की गई, तब नतीजे आए, जब नतीजे आए तब कहा गया कि यह गलत है। यानी कि चुनाव में हार जीत के बाद जब ड्राफ्ट सूची थी उसके लिए समय था, तब यह प्रश्न नहीं उठाया गया। आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी मतदाता का नाम सबूत के साथ नहीं मिला है। चुनाव हुए 8 महीने बीत चुके हैं तो एक भी नाम दिया नहीं गया है, लेकिन इस तरह के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। और फिर आरोप आया कि आखिरी 1 घंटे में इतनी वोटिंग कैसे हुई है, आखिरी घंटे में वोटिंग कैसे बढ़ जाती है। इसका भी जवाब चुनाव आयुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग का एक पैटर्न होता है, अगर 10 घंटे में वोटिंग होती है, 10 घंटे तक वोटिंग चलती है तो हर घंटे औसत 10% मतदान होता है। किसी भी बात को 10 बार 20 बार कहने से वो सच नहीं हो जाता। उन्होंने साफ कहा कि सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से वो पश्चिम में नहीं उगता। इसके साथ ही साथ आरोप आया था कि आखिर शपथ पत्र राहुल गांधी से ही क्यों मांगा जा रहा है। उनके शपथ पत्र पर, उनके हलफनामे पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि आखिर शपथ पत्र राहुल गांधी से ही क्यों मांगा जा रहा है और क्यों नहीं, जब उन्होंने कोई आरोप लगाया तो उस पर जवाब दिया जा रहा है। चूंकि राहुल गांधी उस विधानसभा क्षेत्र के स्वयं मतदाता नहीं है और जो नियम है उन नियमों के तहत उनको हलफनामा देना होगा, क्योंकि सभी मतदाताओं को अपराधी बनाया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग शांत नहीं रहेगा और ऐसा संभव नहीं है कि इस पर चुनाव आयोग शांत रह जाए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इस बात को बार बार अंडरलाइन किया चुनाव आयोग ने। इसके साथ ही साथ आरोप लगा था कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि एसआईआर में हड़बड़ी, माफ कीजिएगा, हड़बड़ी क्यों है, और उस हड़बड़ी के लिए भी कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि वोटर लिस्ट चुनाव से पहले दुरुस्त होनी चाहिए, हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करनी है और ये चुनाव आयोग की जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है। ये चुनाव आयोग की कानूनी जिम्मेदारी है। 2003 में भी जुलाई में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी और राजनीतिक दलों से कई शिकायतें मिलने के बाद एसआईआर किया जा रहा है। 20 वर्ष पहले एसआईआर किया गया था, फिर शिकायतें मिली हैं तो उसका फिर एसआईआर किया जा रहा है और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले ही एसआईआर किया जाएगा, चुनाव बीत जाने के बाद नहीं किया जाएगा। इसका भी उन्होंने जवाब दिया, कहा 20 वर्ष पहले भी जुलाई में ही हुई थी। क्या चुनाव आयोग बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों तक पहुंच पाएगा? यह सवाल बहुत बार बार उठाया जा रहा था कि कैसे पहुंच पाएंगे 7 करोड़ वोटरों तक। इसका भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया। कहा सच्चाई यह है कि यह काम 24 जून को शुरू हुआ था, पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक पूरी हो गई थी, तो यह काम पूरा कर लिया गया है। पूरा हो पाएगा कि नहीं इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर एक और आरोप आया कि जीरो पते को लेकर के, कि तमाम मतदाताओं के नाम जो है वो जीरो पते पर थे। जीरो पते को लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया।
इसका जवाब आया कि कई लोगों का घर नहीं होता, उनका पता नहीं होता, वो कहीं भी रहते हैं, पंचायत या नगर पालिका हर मकान पर नंबर नहीं देती है, और उसके साथ ही साथ अवैध कॉलोनियां भी अस्तित्व हैं इस देश में, उनका भी अस्तित्व है। लेकिन सभी को मतदान का अधिकार है, ये चुनाव आयोग कहता है, और उस मतदान के अधिकार की वो रक्षा करता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरह से एक एक जो तर्क था, एक एक जो आरोप था, उसका खुलकर जवाब दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन इसके साथ ही साथ बिहार में अभी ये सियासत गर्म है। बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रविवार को आगाज हो गया। माफ कीजिएगा। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला और इस चुनाव आयोग पर आरोप गढ़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर उन्होंने हमला किया और चुनाव आयोग को भी उसमें साथ साथ लपेटे में लिया। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। और इस बीच डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1991 की तस्वीर को उन्होंने एक तस्वीर साझा की और कहा कि आपने कभी इस तरह वोट डाला है? जो फोटो उन्होंने दिखाई, दरअसल उसमें फिल्म एक्टर राजेश खन्ना वोट डालते हुए दिखाई दे रहे थे और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके साथ खड़े हुए थे। तो चौधरी ने कहा कि यह छूट सिर्फ एक परिवार को मिली है, जबकि जब उनकी सत्ता थी नेहरू इंदिरा का परिवार देश को अपनी जेब की जागीर समझता था। यह कहना था सम्राट चौधरी का, और यह परिवार मतदान का घरेलू मजाक मानकर वोट डालता था। बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बूथ कैप्चरिंग करके पूरे देश की जनता को दिखाया कि सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट डालने का काम कर रहे हैं। तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। तो ये रहा है कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप बिहार में। लेकिन जो जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने आरोपों का जवाब दिया, उसको लेकर चर्चा गर्म है और उसी को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। आज हमारे विशेष चर्चा का विषय भी यही है, राहुल गांधी का आरोप, चुनाव आयोग का करारा जवाब। हमारी विशेष चर्चा का विषय है राहुल गांधी का आरोप, चुनाव आयोग का करारा जवाब। और इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब। उसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है जुड़े हैं। संदीप त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार राजन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजन बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं संदीप त्रिपाठी आपके पास आऊं और पूछना चाहूंगा कि कुछ बचा है कहने को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या जवाब देंगे? एक एक बात का जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। दो चीजें सर, जिस तरीके से हलफनामे की बात को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, तो मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहूंगा कि चंगू को बता दे, मंगू को बता दे, विपक्ष में है सत्ता पक्ष को बता दे, विपक्ष में है सत्ता पक्ष को बता दे, हम जुल्म के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना जुल्म के आगे हम झुके हैं ना झुके हैं, आओ इस वक्त के हिटलर को बता दे। तो सर जिस तरीके से हिटलर शाही करने का काम कर रहे हैं, हलफनामे की बात करते हैं सर, हलफनामा मांगते हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया चुनाव आयोग पर, वही आरोप अनुराग ठाकुर जी ने लगाया। हलफनामा वहां पर क्यों नहीं मांग रहा है चुनाव आयोग? ये दोहरा चरित्र है या नहीं है? समान अवसर की बात करता है, अभी उन्होंने कहा कि समकक्ष है, ये समकक्ष वाली बात है। तीसरी चीज, अनुराग ठाकुर का जरा मामला एक बार बताइएगा। अनुराग ठाकुर कहां के वोट की बात कर रहे थे? उन्होंने रायबरेली की बात की। चोरी का कौन सा आरोप लगाया था उन्होंने?
कहा कि फर्जी मतदाता है, हम भी कह रहे फर्जी मतदाता है। नहीं नहीं, कौन सी चोरी का आरोप लगाया है? अरे अरे उन्होंने कहा ना कि फर्जी आधार पर जीते हैं, फर्जी वोटों के आधार पर। हम भी कह रहे हैं कि फर्जी वोटों के आधार पर जीते हैं। आरोप तो एक ही है ना। चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो क्या कांग्रेस से पूछेंगे क्या? उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन करके हम पूछ रहे हैं ये पीपीटी, सुनिए पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए इस तरह के। चलिए ठीक है, इसका जवाब बाकी 3 मेहमान देंगे। ठीक है ये सर ये इस तरीके का नहीं कि आप नहीं, चलिए अपनी बात कह लीजिए पहले। आरोप एक है। दूसरी बात सर, चुनाव आयोग ने कहा 3-4 चीजें, मोटी मोटी बात कर रहा हूं। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए उसमें से एक भी आरोप के जवाब नहीं आया। तीसरी चीज, कौन से आरोप का जवाब नहीं आया? 1 मिनट, कौन से आरोप? हाँ बताइए। उस पर भी आ रहे हैं सर, रिक्वेस्ट है कि बोलने दीजिए। जी। तीसरी चीज आपके ही चैनल पर हमने SIR के ही डिबेट में कहा था सर कि टिप्पणियों पे मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट बहुत कस के जूता मारेगा सर। मारा ना सर? आधार कार्ड सर डिमांड पूरी हुई, 65 लाख। ये छोटे लोग क्यों नहीं देना चाह रहे थे आंकड़ा सर? इनको चोट्टा ना कहा जाए, चोर ना कहा जाए। नहीं, पहले देखिए, एक करके आइए, थोड़ा शब्द ठीक रखेंगे तो ठीक है। सर रिक्वेस्ट है, मैंने कहा कि नहीं रिक्वेस्ट तो है, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ, लेकिन एक तरफा मत रखिए। जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दीजिए। जी, उसका मैं वही जवाब दे रहा हूँ। चौथी चीज सर, उसी पीसी में सर एक बुजुर्ग पत्रकार खड़े हुए, फ्रीलांसर थे सर, बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से रीढ़ की हड्डी तो झुक गई थी, लेकिन सर जो मानसिक हड्डी होती है ना सर, मानसिक दृढ़ता होती है ना, सब सवाल पूछने की एक पत्रकार की उन्होंने दिखाई और उन्होंने पूछा। ये सारे सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक बात मैं सिर्फ इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, बुजुर्ग को याद करना था, उस पीसी को जरूर देखना चाहिए था। उसी पीसी में एक बात चुनाव आयोग ने कही कि 10 लोगों का नाम भी कोई इंडिविजुअल पार्टी का कार्यकर्ता लेकर आएगा और एक हलफनामा देगा तो हम उसको नाम शामिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर वो 10 नाम इधर उधर की बात ना करिए। देखिए वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, मुझे लगता है यहाँ पर सारे लोगों ने। आप बताइए जो प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी के कौन से आरोप का जवाब नहीं दिया, एक एक करके आइए। चलिए ठीक है, एक एक चीज ये बता दीजिए कि जो 1 लाख मतदाताओं को जो हमने ये कहा कि जो है 33,000 मतदाता ऐसे हैं जो कि इनरोल हुए हैं और उनकी उम्र पहले मतदाता की नहीं है, उनकी ये 70 साल है, 50 साल है, 40 साल है, उस पर क्या बोला चुनाव आयोग ने? एक शब्द बता दीजिए। दूसरी बात सर, जो पते की बात अब आ रहे हैं, एक चीज कह रहे हैं सर, एक चीज बताएंगे जल्दी इसलिए पूरी पीसी देखी है। जी सर, और राहुल गांधी जी ने कहा कि किस तरीके से एक व्यक्ति के जो है दो जगह पे वोट है और इपिक नंबर भी सेम। कैसे जब आपने इपिक नंबर का 1 कर दिया, ठीक है, पूरे देश में और प्रश्न बताते रहिए। हाँ सर, हाँ बता रहे हैं सर। तो कैसे सर, और एक तीसरी चीज थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति के वोट, जो अभी आदर श्रीवास्तव जी को आप लोगों ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने जो है खारिज कर दिया, लेकिन वो तो सब पूरा निकल के आया। उत्तर प्रदेश में भी है, जो है मुंबई में भी है और जो है कर्नाटका में भी है। उस पर क्या चुनाव आयोग ने एक शब्द बोला? क्या नहीं बोला? तो क्यों? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं सर। चौथा, ठीक है सर, 505 थे, 5 जल्दी बताइए भाई साहब। हाँ जी, फिर मान लीजिए कि जो 5 तरीके की हमने बात की थी उस पर ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाते चर्चा में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कौन से सवाल का? नहीं सुन लीजिए। अरे भाई आप लगातार नहीं बोलेंगे, समय चूंकि कम हो चुका है डिबेट का सर, तो थोड़ा सबको एडजस्ट करके चलिए। ऐसा नहीं लीजिए, आपका सवाल आया, जवाब ले लेना पहले। जी सर। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कौन से? सुन तो लीजिए भाई साहब, हमारे परिवार के हैं। सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपके परिवार के सुनिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैं सबसे पहले इसी चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। कौन से सवाल का राहुल गांधी का जवाब नहीं आया? देखिए, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से टीवी चैनलों पर बहस हो रही है, कि लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। राहुल गांधी ने अभी तक जितने लोगों का नाम लेकर आरोप लगाया, जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप जवाब दीजिए, आप उसको बताइए। और मेरी चिंता ये है कि जब नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी की बात करता है तो मुझे याद आता है उनका वो बयान, जब 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रह गई थी, तो उनकी प्रेस वार्ता याद कीजिए। उन्होंने कहा, हमने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को फाड़ दिया, हमने सब खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, अब मोदी कहीं है ही नहीं।
फिर उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है, मैं तो कुछ समझता ही नहीं। आपको याद होगा ताल कटोरा। इस सब के बाद वो क्या कर रहे हैं कि पीछे के चुनाव के मतदाता सूची के कुछ गड़बड़ियां लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक में तो उनकी अपनी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 कांग्रेस जीत गई। सवाल यह है कि क्या ये सारी कोशिश पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने की है? और है ज्ञानेश कुमार जी ने जो जवाब दिया, जो उनसे सवाल पूछे गए थे वो जवाब दिया। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग को उन नामों को लेकर और स्पष्टता से बताना चाहिए था, क्योंकि वो सारे लोग तो पब्लिक में आ गए और वो कह रहे हैं कि हमारा नाम इस तरह से है, हमने तो कोई गलत वोट नहीं किया। और देश के मतदाताओं को वोट चोर कहना, फर्जी वोटर कहना, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ इस वजह से लोग जुड़ेंगे या और हट जाएंगे। मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग ने ज्यादातर जो सवाल थे उसके जवाब दिए। अब आप अगर एकदम से अराजकता पर उतर आएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं आता। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप सब कुछ देख रहे हैं सामने, सब कुछ। महाराष्ट्र में एक भी कैंडिडेट नहीं गया, सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा कहा था कि आप बताइए, हम रिकाउंटिंग कराएंगे, तब भी आप नहीं कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एनआरकी के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर राजन, 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड। नहीं भाई साहब, अभी बारी बारी चलेंगे। आपसे बहुत देर तक मैं एंगेज था ना, आपके पास बाद में आएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजन को भी बोल रहा है, आप ही के सहयोगी हैं। डॉक्टर राजन, जिस तरह से पूरी बिहार में, नहीं सुन तो लीजिए भाई साहब, या तो वो मना कर दें कि आप उनकी जगह बोलेंगे। तो सुनिए डॉक्टर राजन, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब। डॉक्टर राजन, जिस तरह से बिहार में ये सारा मैटर चल रहा है, तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आपको लगता है कि इस पे कम से कम एक बार पुनर्विचार होना चाहिए? बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई 1 सितंबर तक आप देंगे तो नाम ठीक होंगे। निखिल जी, चुनाव आयोग के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे एक शेर भारत के जनता को सुनाना है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। सवाल है कि लगातार 2 महीने से देश के तमाम केंद्रीय मीडिया में एक बहस और विमर्श चल रहा है एसआईआर पर। आज ही का दिन क्यों चुना गया? इतने दिनों से क्या हो गया था चुनाव आयोग? क्या इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे? मतलब आपका मतलब था कि या जब विपक्ष के लीडर, या तो निखिल जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब तलब कीजिएगा। क्या जब वोट अधिकार यात्रा शुरू की जाएगी, जब तमाम तरह की विसंगतियां सामने आएगी और अंतिम घड़ी में जो लोहिया ने कहा था कि संसद आवारा हो जाती है अगर सड़कें सुनी रहेगी, और उस सुनी सड़कों को अपने संघर्ष में वोट के अधिकार को जगाने के लिए जब माननीय तेजस्वी जी और लोकसभा विपक्ष के लीडर राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं, तब नींद खुली क्या चुनाव? डॉक्टर राजन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है आप जनसभा संबोधित कर रहे हैं। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले शेर सुनाया, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं सड़कें सुनी हो जाती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था? प्लीज कम से कम कुछ फैक्ट्स पे बात करिए, अगर आपके पास कुछ तर्क हो। फैक्ट्स पर आ रहा हूं, पहले सुन लीजिए। मैं ये बातें इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग को 2 महीने के बाद आज नींद खुली है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी देर में की, आपका कुल मिलाकर लब्बल हुआ अब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देर में की, है ना? यही तो आप कह रहे हैं। क्या कहना कि चुनाव आयोग ने जो भी जवाब दिया, जवाब तो बीते दिनों में देख रहा हूं कि लगभग 2 महीने से जो भाजपा और मतलब जो जवाब दिया उसके बाद आप नहीं कर रहे, आप उससे संतुष्ट नहीं है। चलिए आरपी सिंह से जवाब लेते हैं। आरपी सिंह, ठीक है। सवाल यह है कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, क्या उनके सिलसिलेवार बिंदुवार ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से जो मुझे लगता है जवाब दिए गए। मुझे तो लगता है मैंने भी बताया कि क्या क्या प्रश्न थे, क्या क्या जवाब दिए। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। अरे जवाब ले लेते साहब, तथ्य के साथ ठीक है, पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने बड़े स्क्रीन पर दिखाया था। ठीक है, आपकी बात आ गई। क्या उन चीजों को बिंदुवार जवाब दिया? ठीक है। बिहार के संदर्भ में वही तो बात कही जा रही है, कहा सारी चीजों का जवाब दिया। आरपी सिंह साहब को सुनिए, तो आपने प्रश्न पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब, अभी जब मानसून का समय चल रहा था, इलेक्शन के 3 महीने नहीं बचे, भाई आप इस तरह से नहीं, इस तरह से कंटिन्यू मत करिए, लगातार मत करिए भाई। मुझे मजबूरी में ऑडियो आउट कराना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे का टर्न आ गया, उनको बोलने दीजिए। आरपी सिंह साहब,
ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के बातों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब नहीं दिया गया, और किस ढंग से जवाब की उम्मीद कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। देखिए, ये तो देश की जनता समझ लेगी और तय कर लेगी कि सिलसिलेवार जवाब दिया, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया नहीं दिया, परंतु जो बात त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी कह रहे थे, वो जो बात है वह है मूल बात। ये जो यात्रा है कोई वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये अराजकता फैलाने के लिए यात्रा है। देश में अराजकता फैलानी है इसलिए ये यात्रा है, अनरेस्ट फैलाना इसके लिए यात्रा। परंतु मैं एक क्लिपिंग दिखा रहा हूँ अखबार का। ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब क्या कह रहे थे कि तेलंगाना के अंदर 70 लाख वोट नकली हैं, 70 लाख, ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के अंदर 22 लाख वोट काटे, इनकी शिकायत के बेसिस पे 22 लाख वोट काटे, तब तो राहुल गांधी का मुंह सिला हुआ था। तब तो राहुल गांधी इस रोंदू बच्ची की तरह रो नहीं रहे थे, जैसे रोंदू बच्चा है ना, ऐसे रो नहीं रहे थे ये। तब तो बिल्कुल मुंह सिला हुआ था। असल में क्या है कि वो जो 22 लाख वोट कटे, उस समय रेवंत रेड्डी साहब तारीफ कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की कि वाह वाह आपने बहुत अच्छा कर दिया, आपने BRS के जो नकली वोट सब कटवा दिए। ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। और ये जो कह रहे हैं ना कि एक एक बात का जवाब नहीं दिया, 1 लाख वोटर की बात करें, माधापुर की बात कर रहे हैं और साउथ बेंगलोर की बात करें। ये रिजल्ट है धुले सीट का मेरे पास। धुले के अंदर मालेगांव आता है। धुले हम सबके सब विधानसभा जीते, परंतु मालेगांव सेंट्रल में आकर हम लोग 1,95,000 वोट से लगभग एक विधानसभा हार गए। उसके चलते हम लोकसभा हार गए। हम लोकसभा जीतते हुए आए थे। हमने तो नहीं कहा कि हम एक विधानसभा 1,95,000 वोट से कैसे हारे, उसके चलते हम लोकसभा कैसे हार गए। ये प्रक्रिया है। अभी उन्होंने कहा, इन्होंने प्रश्न उठाया कि अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं हल्फनामे की बात करें। अनुराग ठाकुर ने वोट चोरी की बात नहीं करी, और अनुराग ठाकुर ने बताया कि अनियमितताएं होती हैं, ये पार्ट ऑफ अनियमितताओं का प्रोसेस है, उसी को ठीक करने के लिए SIR जरूरी है। आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। और मेरी बात नोट कर लेना, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, रोंदू प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, आज से उल्टी गिनती शुरू है। आज मेरे ख्याल 17 तारीख है और 24 मई तक आपको जवाब देना होगा। 25 मई को इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से एक्शन ले पाएगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि आप मिसलीड कर रहे हो। कहा ना, अगर सही में अपनी माँ से जने हो तो जाकर मुकदमा ठोक इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, हिम्मत है। ये एक प्रश्न रहेगा। सभी गेस्ट का धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ एंड करते हैं कि भाई ये प्रश्न रहेगा कि 7 दिनों के अंदर क्या राहुल गांधी हलफनामा देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन आपका, RP सिंह आपका, संदीप त्रिपाठी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर होगी, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 10 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का निरीक्षण किया। रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास इस स्तर पर होगा जिससे ये विकसित भारत का आईना नजर आएगा। तो आप देखिए इस खबर को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती, हमारी दिल्ली पर पड़ती। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा खंड, 8 लेन की सड़क और पूरी सड़क एलिवेटेड। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पहुंच निरीक्षण किया, श्रमिकों से मुलाकात की। घर कब जाते हैं? घर तो सर जब त्योहार आता है तभी जाते हैं। अच्छा, तो अभी छठ पूजा के लिए चले जाएंगे? छठ पूजा आता है तभी जाते हैं। आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी सब लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, मिठा बोलते हैं ना? जी सर, मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलते हैं। सीता माता की भाषा है। हाँ। इसके बाद उन्होंने अर्बन न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।